नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरलकर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो लोग आए दिन हम हिंदुस्तानियों को गो टू पाकिस्तान कहकर धमकाते हैं, वो अब खुद पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़े गए हैं। ये हैं मैं देश नहीं झुकने दूंगा वालों के राष्ट्रवाद की सच्चाई। बता दें, प्रदीप कुरलकर पर आरोप है कि वो हनी ट्रैप में फंसने के बाद पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी दे रहे थे। गिरफ्तारी के बाद कुरलकर को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदीप कुरलकर पुणे में डीआरडीओ के निदेशक पद पर थे। उनके आरएसएस से जुड़े हुए तमाम फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर हो रही है। कर्नाटक चुनाव परिणाम से एक दिन पहले कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि उसने एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है। ये खबर इसलिए चली थी क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है और इसमें जेडीएस भूमिका निभा सकती है। इसलिए जेडीएस की ओर से कहा गया है कि उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संपर्क किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत जीतेगी और वो कल संख्या के आधार पर अपनी चाल तय करेगी, लेकिन अभी वो किसी से संपर्क नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संख्या हमें बताएगी कि क्या करना है। ऑपरेशन लोटस की संभावना पर उन्होंने कहा कि हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। बता दें, बीजेपी भी जेडीएस से संपर्क से मना कर चुकी है, लेकिन जेडीएस ने कहा है कि उसने फैसला कर लिया है कि उसको किसके साथ जाना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कर्नाटक के नतीजों से पहले बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत प्रधानमंत्री की हार है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने कहा कि और कर्नाटक में हार के बाद 2024 में दिल्ली का दरवाजा खुला है। उन्होंने बार बार कहा कि इस बार केवल प्रधानमंत्री मोदी ही प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस की जीत का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी की हार। कर्नाटक राज्य चुनाव के नतीजे घोषित होने से एक दिन पहले राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव जीतेगी। इसके साथ ही उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि त्रिशंकु नतीजों में बीजेपी जेडीएस साथ सरकार बना सकते हैं। डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। हमारे पास नेताओं की बड़ी ताकत थी, हमारे पास अच्छी संख्या होगी। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने नीचे आकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हमारे पास सिद्धरमैया भी थे और विभिन्न नेताओं ने कर्नाटक की लंबाई और चौड़ाई की यात्रा की है। हमारे पास अच्छे नंबर होंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित होने वाले हैं। ऐसे में कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी, भले ही वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ना उभरे। उन्होंने कहा कि सरकार बनाना हमारा उद्देश्य है। ये मत पूछो कि हम कैसे और क्या करेंगे। हम जरूर जीतेंगे और बहुमत हासिल करेंगे, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा होने पर भी हम सरकार बनाएंगे। वहीं अशोक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक भाजपा के प्रवक्ता एमजी महेश ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अटकलों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि भाजपा बहुमत हासिल करने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल करेगी और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा नहीं होगी। हम सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल चाहे जो भी भविष्यवाणी करे, हम सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे और उनकी सहयोगी बीजेपी को चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। उन्होंने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, आइए सभी नए चुनावों का सामना करें और लोगों को अंतिम निर्णय लेने दें। जैसा कि मैंने इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री को भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूर्व राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ठाकरे ने शुक्रवार को कहा, भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो दूसरे कुछ भी अवैध नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने ये कार्रवाई की मांग तब की है जब पिछले साल शिवसेना में हुए विद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने का फैसला कानून के अनुसार सही नहीं था। उद्धव ठाकरे ने आज मामले को लेकर फिर से अदालत जाने की चेतावनी दी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया तो वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि उस अयोग्यता पर फैसला नहीं लिए जाने की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी।
उद्धव ने कहा कि जैसा कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, अगर स्पीकर समय सीमा के भीतर फैसला नहीं लेते हैं तो हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिलहाल स्पीकर विदेश में हैं, जब वो वापस आएंगे तो उन्हें जल्द ही फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी बताना चाहता हूँ कि देश में नंगा नाच चल रहा है और आपको इसे रोकना चाहिए। दुनिया भर में महाराष्ट्र का नाम खराब किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विधायकों की अयोग्यता और अन्य मुद्दों पर उचित समय पर निर्णय लेंगे और अगर कोई उन पर किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करता है तो ये देश की स्वतंत्र और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के लिए सही नहीं होगा। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा संकेत दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर कि अगर 1 महीने के भीतर 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया जाता है तो वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को ऐसे सभी अधिकार दिए हैं और उचित समय भी दिया है। फडणवीस ने कहा कि अगर कोई भी किसी तरह से अध्यक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो सही नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष किसी भी तरह के दबाव में आएंगे। इसके अलावा अध्यक्ष खुद एक बहुत अच्छे वकील हैं। मुझे यकीन है कि स्पीकर कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उचित सुनवाई और उचित समय पर फैसला करेंगे। देश में महंगाई के मोर्चे पर राहत देने वाली खबर आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने यानी अप्रैल 2023 में खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। खुदरा महंगाई अप्रैल महीने में भारत की खुदरा महंगाई 18 महीने के निचले स्तर पर 4.70% पर आ गई है। आपको बता दें कि ये लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर में कमी आई है। इससे पहले मार्च 2023 में खुदरा महंगाई दर 5.66% और एक साल पहले अप्रैल महीने में 7.79% रही थी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का सच जल्द सामने आ सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कार्बन डेटिंग करने का निर्देश दिया है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कार्बन डेटिंग के दौरान किसी भी तरह से उस कथित स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने पुरातत्व विभाग को कथित शिवलिंग की उम्र का पता करने का आदेश दिया। बड़ी बात यह है कि इस फैसले के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जहां पर यथास्थिति कायम रखने की बात कही गई थी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल SG मेहता ने कहा कि सेबी जांच के लिए और टाइम चाहती है। मेहता ने कहा कि सेबी को कम से कम 6 महीने का समय और चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि 6 महीने तो नहीं मिल सकते हैं, हम जांच के लिए समय बढ़ाएंगे, लेकिन 6 महीने के लिए नहीं, हम समय को 3 महीने के लिए बढ़ाएंगे। CJI ने कहा कि सेबी 15 अगस्त 2023 तक अडानी हिंडनबर्ग मामले की जाँच पूरी करे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर जांच के लिए एक 6 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था। इस पैनल को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। पैनल ने 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सेलीबंद कवर में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। पैनल द्वारा कोर्ट में फाइल की गई रिपोर्ट आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 जजों के जिला जज कैडर में प्रमोशन को अवैध करार दिया है और प्रमोशन लिस्ट पर रोक लगा दिया है। इन 68 जजों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले में सजा देने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल जिन जजों को प्रमोट किया गया है उन्हें पुराने पद पर वापस भेजा जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति MR शाह ने कहा, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुजरात के भर्ती नियमों के अनुसार प्रमोशन की क्राइटेरिया मेरिट कम सीनियरिटी है और सूटेबिलिटी टेस्ट है। ऐसे में हम संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले मादक पदार्थ विरोधी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ CBI ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी वानखेड़े के परिसरों की तलाशी ले रही है। CBI मुंबई NCB के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के अलावा 3 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी ने मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में 29 ठिकानों पर छापेमारी की है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि परमवीर सिंह पर लगे सभी आरोप वापस लिए जाते हैं और मामला सुलझा लिया गया है।
सरकार ने कहा है कि सस्पेंशन पीरियड को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में परमवीर सिंह को सस्पेंड किया था। परमवीर 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कैट ने एक फैसले में परमवीर सिंह की विभागीय जांच को गलत बताया था और उसे बंद करने का आदेश दिया। कैट ने उनके सस्पेंशन को भी गलत बताया और आदेश वापस लेने को कहा। उसी के मुताबिक ये फैसला लिया गया है। द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की। अदालत ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, द केरला स्टोरी बंगाल में रिलीज क्यों नहीं हो सकती? क्या ये कलात्मक स्वतंत्रता के बारे में है? फिल्म देश के बाकी हिस्सों में चल रही है। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल देश के अन्य हिस्सों से अलग नहीं है। द केरला स्टोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म को राज्य में बैन कर दिया था, जबकि तमिलनाडु में सिनेमा घर के मालिकों ने ये फिल्म हटा दी थी। प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया है। उसने केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए फिर से शीर्ष अदालत का रुख किया है। उसने आरोप लगाया है कि केंद्र उसके सेवा सचिव के तबादले को लागू नहीं कर रहा है। इसने कहा है कि एक दिन पहले दिए गए शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना हो सकती है। बता दें, शीर्ष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। इमरान खान को एक के बाद एक राहत मिल रही है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में इमरान खान को 17 मई तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। बता दें, 9 मई को अल कादिर ट्रस्ट मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान के खिलाफ लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर हमले की योजना बनाने सहित कम से कम 3 नए मामले दर्ज किए गए थे। उनके वकीलों ने इन मामलों में जमानत के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। बता दें, दोपहर 2:30 बजे के बाद जब सुनवाई फिर से शुरू हुई तो इमरान अपनी कानूनी टीम के साथ अदालत कक्ष में मौजूद थे और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अपनी दलीलें पेश की। हारिस ने अदालत के सामने तर्क दिया कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी एनएबी द्वारा की गई कार्रवाई अवैध थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चली सुनवाई में ब्रेक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में इमरान खान ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो तो होना ही था, ये वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी घटनाओं के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है सेना प्रमुख। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख को डर है कि इमरान अगर दोबारा पीएम बने तो सेना अध्यक्ष की प्रमोशन को डिनोटिफाई कर देंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों में 9 मई से अब तक 493 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। पुलिस ने कहा कि 5 लोगों को बिना किसी सबूत के रिहा कर दिया गया है, जबकि 3 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान में आपातकाल लगाया जा सकता है। कैबिनेट की तरफ से पीएम शहबाज से इसकी अपील कर दी गई है। असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए असम सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की घोषणा के बाद असम सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है। समिति राज्य में बहुविवाह पर प्रस्तावित प्रतिबंध पर अपनी रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार की ओर से गठित इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज रूमी फूकन करेंगे। बता दें, इस साल फरवरी में असम सरकार ने बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू करने के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा है कि इस समिति को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। एलन मस्क ट्विटर प्रमुख का पद छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है। बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्विटर के लिए एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ ढूंढ लिया है और वो अगले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इतना जरूर साफ किया है कि अगली सीईओ महिला होंगी।
बता दें, मस्क पर ट्विटर का नेतृत्व करने के लिए नया सीईओ नियुक्त करने का दबाव था ताकि वो अपने दूसरे बिजनेस पर ध्यान दे सकें। एलन मस्क की घोषणा के बाद द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि एनबीसी यूनिवर्सल की कार्यकारी लिंडा याकारिनो को ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए बातचीत चल रही है। आईपीएल में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जा रहा है। इस दौरान गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बता दें, इस वक्त अंक तालिका में इस दौरान गुजरात 11 में से 8 मैच जीतकर 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बनी हुई है। वहीं मुंबई इंडियंस ने 11 में से 6 मैच जीते हैं और 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। उसके 12 पॉइंट्स हैं और वो चौथे पायदान पर मौजूद है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।